जब काफी देर तक पिया ने कोई जवाब नहीं दिया तो आरव उठकर उसके पास आ गया। अजीबो यार, कब से पूछ रहा हूँ, जवाब ही नहीं दे रही। देखो, तुम्हें नहीं नहाना है तो मुझे जाने दो, हटो सामने से। लेकिन जब आरव की नज़र सामने बाथरूम पर पड़ती है तो वो बोलते बोलते रुक जाता है और शॉक्ड होकर देखने लगा था। अब आरव को समझ आ रहा था कि पिया क्यों ऐसे खड़ी थी। आरव समझ नहीं पा रहा था कि वो इस वक्त क्या बोले। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों इस डिजाइन का बाथरूम बनाया। दोनों के बीच काफी देर की चुप्पी के बाद आखिर पिया ने बोला, ये क्या है और बाथरूम कहाँ है? तो ये सुनकर आरव पिया को देखने लगा। उसके ऐसे देखने से पिया समझ गई कि इस कमरे में यही बाथरूम है। मैं यहाँ नहीं नहा सकती, ये बहुत अजीब लग रहा है। देखो, तुम तुम यहाँ नहा लो, मैं कमरे से बाहर जा रहा हूँ। तुम कमरे को अंदर से लॉक कर देना। और इतना बोलते हुए आरव सीधा कमरे से बाहर चला गया। पिया उसके जाने के बाद भी थोड़ी देर ऐसे ही खड़ी रही, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था तो उसने अंदर से दरवाज़ा लॉक किया और नहाने चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो तैयार थी तो उसने फ़ोन करके आरव को बुला लिया और खुद नीचे चली गई रसोई में। वहाँ पहले से ही काकी खाना बना रही थी तो पिया उनके पास गई और खाना बनाने में मदद करने लगी। अरे बिटिया, क्या कर रही हो? ये सब हम कर लेंगे, तुम जाके आराम करो। मदद करने दीजिए न काकी, वैसे भी यहाँ और कोई काम नहीं है अभी। तो काकी मुस्कुरा दी और दोनों खाने की तैयारी करने लगे। 8 बज रहे थे तो सब लोग खाना खाने बैठ गए। काकी के हाथों के बने स्पेशल छोले कुलचे देखकर सब खुश हो गए थे और खाने को बेताब थे। रामू काका ने सबको खाना परोसा और पिया भी सबके साथ खाने बैठ गई। वाह काकू, आपके जैसा छोले कुलचे तो पूरी दुनिया में और कोई नहीं बना सकता, साक्षी खाते हुए कहने लगी। आरव और आज भी उसकी बात से सहमत थे। खाने के बाद सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे। तभी साक्षी के दिमाग में कुछ ख्याल आया और वो धीरे से राज को बताने लगी। भाई सुनो ना, आपको एक जरूरी बात बतानी है। राज बोला, क्या हुआ? तो साक्षी बोली, भाई आपको नहीं लगता कि आरव भाई और भाभी के बीच गड़बड़ है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनके बीच दूरियां बढ़ जाएगी। हमें कुछ करना होगा जिससे ये दोनों पास आ सके और एक दूसरे से प्यार करने लगे। आप क्या कहते हो? राज तो कब से इस बारे में ही सोच रहा था तो उसने भी साक्षी का साथ दिया। मैं जानता हूँ तेरी बात सही है और ये लोग तो एक साथ सोते भी नहीं हैं। आरव सोफे पे सो जाता है या कमरे से बाहर रहता है। तो साक्षी बोली, तब तो फिर सबसे पहले भाई के कमरे से सोफा हटाना पड़ेगा। तो राज बोला, पर ये कैसे होगा? राज की बात सुनकर साक्षी कुछ सोचने लगी तो उसे एकदम कुछ सूझा और उसने राज के कान में अपना प्लान बताया। तुझे पक्का लगता है कि ये आइडिया काम करेगा? करेगा भाई, कोशिश करने में क्या जाता है। सुनो सुनो, सब लोग मेरी बात सुनो। मम्मा पापा दादी कितने वक्त के बाद हमारे साथ रहने आई है और हम सब साथ में घूमने आए हैं। तो मैं सोच रही थी मैं दादी के कमरे में ही सो जाऊं उनके साथ। साक्षी ने सबको बताया तो दादी उसकी बात सुनकर खुश हो गई। अरे वाह मेरी बच्ची, मेरा कितना ख्याल रखती है। दादी की बात सुनकर साक्षी उनके गले लग गई। पर दादी, एक बेड पे ठीक से कैसे सो पाएंगे? आपको तो पता है ना मेरी नींद में इधर से उधर वाली आदत। साक्षी की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। दरअसल साक्षी सोते वक्त सीधे नहीं सोती थी, उसे बार बार करवट लेने की आदत थी जिसकी वजह से कई बार तो वो बिस्तर से नीचे गिर जाती थी। क्या आप सब लोग हंस रहे हो? दादी के कमरे के बिस्तर से जोड़ के एक सोफा लगवा दो ना पापा, ताकि मैं गिर न जाऊं। अविनाश जी बोले, ठीक है, मैं अभी रखवा देता हूँ बेटा। फिर अविनाश जी ने रामू काका से कहकर साक्षी के कमरे का सोफा दादी के कमरे में लगवा देने को कहा। तो साक्षी ने बीच में ही टोका, अरे पापा, मेरे कमरे का सोफा तो बहुत छोटा है। अरे वो आरव भाई के कमरे में जो सोफा है वो लगवा दो, वो काफी बड़ा है और सॉफ्ट भी है, मैंने देखा है। तो आरव भाई आज भिजवा देना प्लीज। साक्षी की बात सुनकर आरव और पिया एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अगर सोफा हट जाएगा तो आरव सोएगा कहाँ? वो आरव बड़बड़ाते हुए कहने लगा, क्या, क्यों? मेरे कमरे का सोफा क्यों भेजूं मैं? घर में और भी बहुत सारे हैं, उसे ले जाना। साक्षी बोली, क्या भाई,
वो सब थोड़े छोटे हैं और आपको क्या परेशानी है? आप क्या करोगे सोफे का? आरव बोला, मैं कुछ भी करूं, तुझे क्यों बताऊं? तू कोई और सोफा देख ले और कहे तो पूरा दूसरा नया बेड ही लगवा दूं दादी के कमरे में। क्यों? क्या भाई, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? ऐसा भी क्या मांग लिया मैंने? साक्षी तो रोंदू सी शक्ल बनाते हुए बोल रही थी। राज उसकी नौटंकी देखकर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अरे, क्यों लड़ रहे हो? रखवा देंगे दादी के कमरे में, आरव के कमरे वाला सोफा। इतनी सी बात पे झगड़ा मत करो। और आरव, तुम भी क्या इतनी बात के लिए मना कर रहे हो? हाँ, सही कह रही है राधा। अब बस हो गई बहस, अविनाश जी ने कहा। तो अब आरव कुछ नहीं बोल सकता था। रामू काका ने भी दूसरे नौकरों को बोलकर आरव के रूम से सोफा शिफ्ट करवा दिया। थोड़ी देर बातें करने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। आरव भी अपने रूम में गया और लैपटॉप लेके बेड के एक कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद पिया भी कमरे में आई और कुछ सोचने लगी। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो मैं किसी और रूम में जाकर सो जाती हूँ, पिया ने कहा। तो आरव ने उसे देखा। वो बेड के पास ही खड़ी थी, लेकिन आरव नहीं चाहता था कि वो दूसरे कमरे में जाए। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, तुम यहीं सो जाओ, अगर कोई दिक्कत ना हो तो। पिया ने आरव की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बैग में से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन बीच में ही रुक गई। शायद वो भूल गई थी कि इस कमरे का बाथरूम तो सोते वक्त पिया बाथरूम में कपड़े बदलने जा रही थी। मगर आरव भी कमरे में ही था, तो वो एक ट्रांसपेरेंट बाथरूम में कपड़े कैसे बदल सकती है? वो इसी उलझन में थी और आरव भी उसकी परेशानी नोटिस कर रहा था। तो उसने झूठ मूठ का अपना फोन उठाया और किसी से बात करने की एक्टिंग करते हुए कमरे से बाहर चला गया। उसको बाहर जाता देख प्रिया ने जल्दी से दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और कपड़े बदलने लगी। आरव की इस हरकत से प्रिया को खुशी हो रही थी। वो उसकी बातें अब बिना बोले समझ जाता था। फ्रेश होने के बाद प्रिया आरव को मैसेज कर देती है। आरव भी छत पर ही टहल रहा था, तो उसका मैसेज देखकर थोड़ी देर में वो भी नीचे आ गया और वापस अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। पिया भी बेड के दूसरे कोने में बुक लेकर बैठ गई। काफी देर तक दोनों के बीच ऐसे ही सन्नाटा रहा। आखिर पिया से रहा नहीं गया, तो उसने आरव को बुलाया। अच्छा, वैसे अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? पिया की बात सुनकर आरव ने एक नजर पिया को देखा, फिर वापस लैपटॉप की ओर देखते हुए बोला, बोलो, आप कब से मुस्कान से प्यार करते हैं? पिया का सवाल सुनकर आरव पहले तो चौंक गया, क्योंकि आज तक पिया ने कभी भी मुस्कान का जिक्र नहीं किया था। आज अचानक पिया के मुंह से ऐसा सवाल सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगा। आरव बोला, तुम्हें क्यों जानना है? तो पिया बोली, मैं तो बस ऐसे ही मुस्कान के बारे में। आप किसी से कुछ बातें नहीं करते, आप मुझे बता सकते हैं। वैसे भी हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता तो नहीं है, मगर हम दोस्त तो बन सकते हैं ना? पिया की बात सुनकर आरव उसे देखने लगा। क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ है? प्रिया बोली, वैसे तो वो मेरी बहन है, पर हम दोनों के बीच ज्यादा कुछ बनती नहीं थी, तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। जिस दिन आपकी शादी होने वाली थी, मैं उसके 2 दिन पहले ही हॉस्टल से घर आई थी। आरव उसकी बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहा। फिर, तुम और मुस्कान तो एक ही कॉलेज में थी ना, तो तुम हॉस्टल में क्यों रहती थी? जहाँ तक मुझे पता है, मुस्कान तो घर से ही जाया करती थी। पिया बोली, वो मम्मी पापा के जाने के बाद मुझे बस अकेले रहना पसंद था, तो बस इसीलिए। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद आरव ने पिया से पूछा, क्या तुम निखिल मल्होत्रा को जानती हो? हाँ, मुस्कान का बॉयफ्रेंड। बोलने के बाद पिया अचानक से आरव को देखने लगी। आप उसे कैसे जानते हो? क्या मुस्कान ने आपको सब बताया था? आरव बोला, जब हमारी शादी तय हुई थी तभी बता दिया था। उसने कहा कि उनका ब्रेकअप कुछ ही दिनों में हो गया था और अब वो उसे भूल चुकी है और इस शादी के लिए तैयार है। लेकिन वो दोनों तो 3 साल से साथ थे और शादी के 1 महीने पहले ही तो पिया कुछ सोचते हुए चुप हो जाती है। रुक क्यों गई? 1 महीने पहले क्या? देखिए, मैं नहीं जानती कि आपको मेरी बातों पर विश्वास है या नहीं, लेकिन आपकी शादी के 1 महीने पहले तक तो मैंने मुस्कान को निखिल के साथ घूमते हुए देखा था। और कॉलेज में हम सब तो शॉक्ड हो गए थे ये जानकर कि मुस्कान किसी और से शादी कर रही है। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं है। मुस्कान का ग्रुप अलग था और हमारे बीच बातें नहीं होती थी। आरव ने पिया की बातें सुनकर उसे कोई जवाब नहीं दिया और पिया को सोने का बोलकर उठकर बालकनी में चला गया।
वो बहुत परेशान हो रहा था। उसे मुस्कान पर बहुत भरोसा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पिया की बात सच है कि गलत। ये सब सोचते हुए वो बीते हुए कल को याद करने लगा जब वो मुस्कान से पहली बार मिला था। फ्लैशबैक। आज पहली बार आरव अपने परिवार के साथ मुस्कान के घर जा रहा था उससे मिलने। वैसे तो आरव को शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन घर वालों के आगे वो हमेशा हार जाता था और उनकी जिद की वजह से आज मुस्कान से मिलने जा रहा था। मुस्कान के घर पे कपूर फैमिली का बहुत बढ़िया तरीके से स्वागत हुआ। सब आपस में बातें कर रहे थे और फिर मुस्कान किचन से नाश्ता लेकर आई और सबके बीच बैठ गई। ये पहली बार था जब आरब ने मुस्कान को देखा। दिखने में तो वो बहुत ज्यादा सुंदर थी और ऊपर से उसने आज साड़ी पहनी थी जो उस पे बहुत अच्छी लग रही थी। थोड़ी देर बाद सबके कहने पर मुस्कान आरब को अपना घर दिखाने के लिए ले गई। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, आरब ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। मुझे भी। मुस्कान भी थोड़ा शर्मा रही थी। आरव बोला, तो तुम्हारे ऊपर कोई दबाव तो नहीं है ना इस शादी के लिए? नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं अपनी तरफ से मना कर दूंगा। आरव की बात सुनकर मुस्कान ने हंसते हुए कहा, क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको शादी नहीं करनी है? आरव बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी फैसला दबाव में आकर लो, क्योंकि ये हम दोनों की जिंदगी का सवाल है। मुस्कान बोली, मुझे आपका स्वभाव अच्छा लगा और हाँ, मैं किसी के दबाव में आकर शादी कर रही हूँ ऐसा नहीं है। अगर मुझे पसंद आया तो ही पापा शादी की बात करेंगे। आरव बोला, ओह, ये तो अच्छी बात है। तो क्या आपको ये रिश्ता पसंद है? आरव ने बहुत ही झिझक के साथ पूछा। तो मुस्कान हल्का सा मुस्कुराने लगी। मैं अपना जवाब देने से पहले आपको मेरे बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। हमारे फैसलों के साथ हमारे परिवार की खुशियां जुड़ी हुई है, तो आपका सब जानना जरूरी है। आरव अपने परिवार के साथ मुस्कान के घर आया हुआ था और मुस्कान के कमरे में बैठकर उसकी बात सुन रहा था। मुस्कान बोली, देखो आरव, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं किसी से प्यार करती हूँ। मुस्कान की बात सुनकर आरव को थोड़ा सा दुख हुआ, क्योंकि वो मुस्कान को पसंद करने लगा था और वो जानता था कि उसके परिवार को भी मुस्कान बहुत पसंद है, क्योंकि मुस्कान के पापा और अविनाश जी दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे और काफी वक्त से आरव और मुस्कान का रिश्ता तय करना चाहते थे। लेकिन आरव ने इस वक्त कुछ नहीं कहा और आगे सुनने लगा। मुस्कान बोली, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मेरी मुलाकात निखिल मल्होत्रा से हुई और हमारे बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। मैं उसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन आरव बोला, लेकिन कुछ वजह से हमारे बीच बात नहीं बनी और कुछ दिनों में ही हमारा ब्रेकअप हो गया। कॉलेज में काफी लोग थे जो हमारे बारे में जानते थे। मैंने अपने घर पर भी इस बारे में बात कर ली है और सबने मेरा साथ भी दिया, मुझे समझाया और तुम्हारे बारे में बताया, तुम्हारे परिवार के बारे में। मैंने बहुत सुना है, आए दिन अखबार में छपता रहता है। इतने बड़े घराने में मेरा रिश्ता जुड़ने जा रहा है और मैं नहीं चाहती कि आगे जाकर मेरी वजह से आपके परिवार का नाम खराब हो, इसलिए पहले ही तुम्हें सब बता दिया। आरब चुपचाप मुस्कान की बात सुन रहा था। मुस्कान ने आरब का कोई जवाब न पाकर अपनी बात जारी रखी। देखो, अगर तुम्हें कोई एतराज है तो तुम मना कर सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। वैसे भी मुझे तुम पसंद हो, आरब ने बीच में ही बोला। तो मुस्कान उसे शॉक्ड होकर देखने लगी। क्या सच में आपको कोई दिक्कत नहीं है? तो आरव बोला, नहीं, सबका पास्ट होता है और मुझे अच्छा लगा कि तुमने सब सच बता दिया। लेकिन क्या तुम सच में इस शादी के लिए तैयार हो? आरव के सवाल के जवाब में मुस्कान बस उसे देखकर मुस्कुराने लगी। फ्लैशबैक खत्म। आरव अपने कमरे की बालकनी में खड़ा खड़ा अपनी सोच में डूबा हुआ था। ये पहली बार था जब आरव को किसी लड़की से प्यार हुआ हो और उसी लड़की से धोखा भी मिला। फिर भी आरव हार नहीं मान रहा था। उसे जानना था कि मुस्कान ने उसे क्यों छोड़ा और कहीं न कहीं उसे लगता था कि अभी भी वो मुस्कान को अपनी जिंदगी में वापस ला सकता है। भले ही मुस्कान ने आरव के साथ कितना ही बुरा किया, लेकिन आरव फिर भी उसका साथ चाहता था। शायद यही होता है प्यार में, हमारे पास उस इंसान को छोड़ने की 100 वजह होती है, लेकिन फिर भी हम बस एक वजह ढूंढते रहते हैं उसके साथ रहने की। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पर उसके लिए दिल में जो प्यार है वो कभी नफरत की जगह नहीं ले सकता। अचानक से आरव को
कुछ याद आया और वो अपनी सोच से बाहर आते हुए सीधा रोनित को कॉल लगा देता है। रात के 12:30 बजे रोनित का फोन रिंग हो रहा था, लेकिन रोनित तो चैन से अपने बिस्तर पर लेटकर खर्राटे मार रहा था। आरव ने उसे फिर से फोन किया। इस बार फोन की स्क्रीन पर आरव सर का नाम पढ़कर रोनित तुरंत उठकर बैठ गया और फोन उठाया। यस सर, क्या हुआ? इतनी रात को फोन किया? क्यों नहीं कर सकता क्या? अब क्या मुझे अपने एम्प्लॉय को फोन करने के लिए परमिशन की जरूरत है? आरव ने अपने रूड वॉइस में बोला तो उधर रोनित घबरा गया। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मुस्कान के बारे में कुछ पता चला? आरव ने डायरेक्ट सवाल किया। क्या मुस्कान मैडम? हाँ, राज सर को बता तो दिया मैंने। क्या आपको नींद में रोनित बोल दिया? लेकिन अचानक से उसे याद आया कि राज ने आरव को बताने से मना किया था, तो एकदम से चुप हो गया। राज को बताया था, लेकिन उसने तो मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की। सॉरी सर, वो राज सर ने आपको बताने से मना किया था। रोनित की बात सुनकर आरव ने फोन काट दिया और सीधा राज के कमरे की तरफ चला गया। पिया भी कब से सोने की कोशिश कर रही थी, पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। ऐसे में अचानक से आरव को कमरे से बाहर जाता देख वो उठकर बैठ गई। अब ये कहाँ चले गए इतनी रात को? कौन सा तूफान आ रहा है जो ऐसे बंदूक की गोली की स्पीड से भागे? पीछे जाओ क्या? अरे नहीं नहीं, जितनी स्पीड से ये भागे हैं, क्या पता सीधा मुंबई पहुंच गए तो? इनका कुछ नहीं कह सकते। पहले से अजीब तो थे ही, अब पागल भी लगते हैं। वैसे भी ये घर इतना बड़ा है कि मैं अकेले बाहर निकली तो पक्का खो जाऊंगी। काफी देर तक अकेले बड़बड़ करने के बाद पिया ने तय किया आरव के पीछे नहीं जाने का। इधर आरव तो सीधा राज के कमरे में घुस गया था और बेड के एकदम सामने अपने हाथ बांधे खड़ा खड़ा राज को घूर रहा था। उसके सामने राज बेड पर बैठा किसी मासूम बच्चे की तरह आरव को देख रहा था। एक तो तूने मुस्कान के बारे में मुझसे छुपाया और अब बोला बन रहा है। देख भाई, सीधे सीधे बता मुझे, क्या पता चला है तुझे मुस्कान के बारे में? वरना, राज बोला, वरना क्या? क्या कर लेगा तू? तू अच्छे से जानता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इतना बोलते हुए आरव ने बेड पर से राज का फोन उठा लिया और सीधा खिड़की के पास चला गया। वरना तेरा ये प्यारा महंगा फोन जाएगा खिड़की के बाहर। ए, पागल है क्या? क्या कर रहा है भाई? उसमें सारे इम्पोर्टेंट डिटेल्स है यार। देख राज, मैं जानता हूँ कि तू मेरी फिक्र करता है, पर बात को समझ। मैं बहुत परेशान हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है कि वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। तुझे ऐसा लगता है क्योंकि तू उससे प्यार करता है और तूने बस हमेशा उसकी अच्छी चीजें ही देखी है। लेकिन हम उसे कितना जानते थे। बस 2 महीने बड़ी माँ और बड़े पापा उसे इस घर की बहू बनाने वाले थे, पर उसने क्या किया वो सबने देख ही लिया है। उसने तेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। वो लड़की तेरे लिए सही नहीं है। तू ये सब बात कब समझेगा? आरव ने राज की बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर राज ने आगे कहा, भाई, पिया भाभी तेरे लिए सबसे बेस्ट है। तू उनके साथ इतना रूड बिहेव करता है, लेकिन फिर भी वो तेरा ख्याल रखती है। वो सबका ख्याल रखती है। मेरी बात मान, मुझसे अच्छी लड़की तुझे और कहीं नहीं मिलेगी। राज की बात सुनकर आरव ने उसे जवाब दिया, मुस्कान तो मैं फिर भी 2 महीनों से जानता था। उसके साथ वक्त बिताया है, लेकिन पिया से मिले तो अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं और तू कह रहा है कि मैं उस पर भरोसा करूं? तो राज बोला, हाँ, क्योंकि पिया भाभी के साथ हमने अपनापन महसूस किया है, जो मुस्कान के साथ कभी नहीं हुआ। और रही बात उसके बारे में पता लगाने की, तो रौनिक ने मुझे बताया, कॉलेज से पता चला कि मुस्कान और निखिल का ब्रेकअप कभी हुआ ही नहीं था। तेरी शादी के 15 दिन पहले भी उन दोनों को साथ देखा गया था और तेरी शादी के दिन वो निखिल के साथ ही भागी थी अपनी मर्जी से। क्या अभी तू यही कहेगा कि मुस्कान तुझे धोखा नहीं दे सकती? अगर तुझे यकीन नहीं हो रहा तो ये देख उनकी तस्वीरें। पुरानी नहीं है ये। इस वक्त मुस्कान निखिल के साथ उसके घर में रह रही है। आरव को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुस्कान ऐसा कर सकती थी। लेकिन थोड़ी देर पहले पिया ने भी कहा था कि उनका ब्रेकअप नहीं हुआ था, लेकिन तब उसने पिया पर यकीन नहीं किया। अब तक उसे यही लग रहा था कि मुस्कान की जरूर कोई मजबूरी थी ऐसा करने की। लेकिन ये सब सुनने के बाद, भाई, तू निखिल मल्होत्रा को अच्छे से जानता है। वो वैसे भी तुझसे बहुत जलता है। हो सकता है कि उसने तुझसे बदला लेने के लिए ये सब प्लान किया हो। आरव बस राज की बात सुन रहा था। और हाँ, एक बार पिया भाभी के बारे में जरूर सोचना। आरव ने उसे कुछ जवाब नहीं दिया।
और कमरे से बाहर चला गया। राज ने उसे रोकना चाहा, पर कुछ देर उसे अकेले वक्त देना ज्यादा ठीक था। राज की बात बताए तो राज का अंदाजा बिल्कुल सही था। आरव से बदला लेने के लिए निखिल की बहुत बड़ी प्लानिंग थी और मुस्कान को भी उसने अपना मोहरा बनाया। या लेकिन कुछ वजह से उसका सारा प्लान बर्बाद हो गया और इस वक्त वो आरव से बदले की आग में जल रहा था। आरव वापस कमरे में आया तो पिया कमरे में इधर से उधर घूम रही थी। इतनी रात को उसे कमरे में ऐसे टहलता देख आरव चौंक गया। आरव बोला, तुम अब तक सोई नहीं? आरव की आवाज सुनकर पिया ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। आरव को देखकर उसे थोड़ी सी राहत मिली। उसे कब से आरव की बहुत फिक्र हो रही थी और इसी वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन वो अपनी फिक्र दिखाना नहीं चाहती थी। पिया बोली, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। आरव बिना कुछ बोले बेड पर जाकर बैठ गया। पिया बोली, वैसे आप कहाँ चले गए थे इतनी रात को? कोई परेशानी है क्या? तुमसे मतलब मैं तुम्हें कुछ भी क्यों बताऊं? पीछे पड़ गई हूँ, हद है यार। आरव पहले से बहुत चिढ़ा हुआ था तो उसका सारा गुस्सा पिया पर निकल गया। आरव से ऐसा जवाब सुनकर पिया को बहुत दुख हुआ। हाँ तो आपको मुझसे क्या ही मतलब होगा? मैं ही पागल हूँ जो कब से आपकी फिक्र में सो नहीं पा रही थी। लेकिन नहीं, आप मुझे कुछ क्यों बताओगे? क्या लगती हूँ मैं आपकी? जो छोड़ के चला गया है उसकी फिक्र है आपको, लेकिन किसी और का दर्द कभी दिखाई नहीं देता आपको। जब आप कमरे से जल्दी से बाहर गए तब मैं जाग रही थी और आपको ऐसे हड़बड़ी में जाता देखा तो परेशान हो रही हूँ कब से, बस इसलिए पूछ लिया। लेकिन आप इतना सब बोलते बोलते पिया की आंखों में आंसू आ गए थे, पर वो उन्हें छुपाते हुए सीधा कमरे से बाहर चली गई। आरव गौर से उसकी सारी बातें सुन रहा था। उसने पिया की आंखों में आंसू देख लिए थे। उसे अब बहुत बुरा लग रहा था कि उसने पिया के साथ इतना रूड बिहेव किया, जबकि वो तो उसकी फिक्र कर रही थी। वो पिया के बारे में सोचने लगा। उसके साथ शादी से लेके अब तक बिताए हुए सारे पल उसे याद आने लगे और हर पल वो उसके सामने कितना रूड बनता था वो सोचकर उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। उसने पिया से माफी मांगने की सोची और बाहर की तरफ जाने लगा, पर तभी पिया कमरे के अंदर आई। उसके हाथ में कॉफी का कप था। मैं यहाँ इससे माफी मांगे जा रहा था क्योंकि मुझे लगा कि ये कहीं जाकर रो रही होगी, लेकिन ये पागल लड़की तो आधी रात को किचन में कॉफी बनाने गई थी। आरव अपने मन में बोला और वापस बेड की तरफ जाने लगा। आरव बोला, कॉफी पीने से रोना बंद हो जाता है क्या? जो इतनी रात को बनाने चली गई? जी नहीं, लेकिन कॉफी पीने से सर दर्द जरूर कम होता है। ये कॉफी आपके लिए है, पिया ने जमीन को देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आरव पिया को देखने लगा। उसने इतना गुस्से में उसे सुनाया, लेकिन फिर भी पिया उसके सर दर्द के लिए लेकर आई, जबकि उसने तो कहा भी नहीं था कि उसे सर दर्द है। तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हो? आरव ने धीरे से खोई हुई आवाज में कहा, मगर पिया को ठीक से सुनाई नहीं दिया। तो पिया बोली, आपने कुछ कहा क्या? आरव बोला, नहीं वो मैं। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मुझे नहीं सुनना है। आज के लिए बहुत डांट दिया, इतना काफी है। थोड़ा सा कल के लिए भी बचा कर रखो। पिया ने एकदम बच्चों जैसी शक्ल बनाते हुए कहा। पिया को लगा कि आरव फिर उसे डांटने वाला है तो उसने पहले ही मना कर दिया। आरव को उसकी बात सुनकर हंसी आ रही थी, लेकिन वो बाहर से दिखा नहीं रहा था। पिया ने उसे कॉफी का कप देते हुए कहा, ये लीजिए, मना मत करना। माना कि मैं आपको पसंद नहीं, पर मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाती हूँ। आप अपनी सारी परेशानी भूल जाओगे और फिर मुझे याद करोगे। आरव बोला, क्या? पिया बोली, वो मेरा मतलब है कि जब आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा तब मुझे याद करोगे कि मेरी कॉफी कितनी महान थी। पिया ने बड़े शान से कहा, जैसे कोई मेडल मिला हो उसे कॉफी के लिए। तो आरव बोला, आरव ने छोटा सा जवाब दिया और पिया से कॉफी ले ली। पिया अभी भी वहीं खड़ी उसे देख रही थी। तो आरव ने उसे टोका, अब क्या कॉफी खत्म होने तक ऐसे ही मेरे सर पे खड़ी रहोगी? हाँ नहीं नहीं, उसकी बात सुनकर पिया हड़बड़ा कर वहां से बेड की दूसरी तरफ चली गई। खड़ूस कहीं के। तो आरव बोला, तुमने कुछ कहा क्या? आपके कान बज रहे हैं। इतना कहकर पिया अपनी साइड सोने के लिए चली गई। आरव ने कुछ सोचा और सुनो, पिया ने कोई जवाब नहीं दिया। तो आरव बोला, थैंक यू डेविड, कॉफी बहुत अच्छी बना लेती हो। आरव के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर पिया को बहुत खुशी हुई। वो मुस्कुराने लगी, लेकिन आरव उसका चेहरा नहीं देख सकता था। पिया ने बस इट्स ओके कहा और कंबल ओढ़कर सो गई। आरव कॉफी पीते हुए उसकी हरकतों को देख रहा था।
उसे लगा कि शायद पिया उससे नाराज हो गई है। खैर, कॉफी पीकर उसका भी सर काफी हल्का महसूस कर रहा था, तो उसे भी जल्दी नींद आ गई। अगले दिन सुबह सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। राज को लग रहा था कि कल की बातों की वजह से आरव का मूड बहुत खराब होगा, लेकिन यहाँ तो एकदम उल्टा हो रहा था। आरव तो पिछले दिनों से बेहतर लग रहा था और उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो उदास है। आरव बार बार पिया की तरफ देख रहा था और कल रात वाली पिया की हरकतें याद करके उसे हंसी आ जाती थी। आरव का ध्यान नहीं था, लेकिन राज और साक्षी कब से आरव की हरकतें देख रहे थे। भाई, ये आरव भाई भाभी को बार बार ऐसे क्यों देख रहे हैं? साक्षी ने धीरे से राज को फुसफुसाते हुए कहा। पता नहीं यार, कल रात तो इसका मूड बहुत खराब था और अब ऐसे खुश हो रहा है। साक्षी बोली। लगता है भाई को पिया भाभी पसंद आने लगी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात तो है, लेकिन इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। राज अभी भी कल रात के बारे में सोच रहा था। साक्षी कुछ कहने ही वाली थी कि राधा जी ने उन्हें टोका। ये क्या तुम दोनों इतने धीरे धीरे खुसर फुसर कर रहे हो? तो राज बोला, कुछ नहीं बड़ी माँ। वो ये साक्षी कब से कह रही है कि सब शॉपिंग पे चलने का प्लान करते हैं, तो बस वही सोच रहे थे। राधा जी बोली, अच्छा हाँ, प्लान बनाओ फिर जाते हैं। अविनाश जी भी बोले, हाँ जरूर, सब साथ जाएंगे। वैसे आरव भाई, आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो कब से? साक्षी की बात सुनकर सब लोग आरव को देखने लगे। आरव एकदम से सॉफ्ट हो गया, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। पिया भी उसे ही देख रही थी। क्या मैं नहीं तो बस ऐसे ही कुछ याद आ गया था। झूठ मत बोलो भाई, बताओ ना। अरे तू पहले अपना नाश्ता खत्म करना। बड़ी जासूस बनी फिरती है। इतना बोलकर सबसे अपनी नजरें चुराते हुए खाने लगता है। साक्षी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी कोई दरवाजे से अंदर आता है। कैसे हैं अविनाश जी? बड़े दिनों के बाद आए हो शिमला, वो भी पूरे परिवार के साथ। ये बहुत अच्छा किया आपने, काफी वक्त हो गया था आप सबसे मिले हुए। सब लोग उस तरफ देख रहे थे। ये जो अभी अभी आए हैं वो है मिस्टर और मिसेज राठौर, नेहा के मम्मी पापा अविनाश जी और राधा जी। उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं और उठकर उनके पास गए, लेकिन उन्हें ऐसे अचानक से आया हुआ देखकर राज बहुत हैरान था। आरव भी राज की तरफ देखने लगा। मिस्टर राठौड़ ने अविनाश जी को गले लगा लिया। राधा जी भी उनकी वाइफ से गले मिली। अविनाश जी ने बोला, ये तूने बहुत अच्छा किया जो भाभी जी के साथ यहाँ आ गया। वैसे भी हम तुझसे मिलने आने ही वाले थे। राधा जी बोली, हाँ सच में आप एकदम सही वक्त पर आए हो। चलिए नाश्ता करने बैठते हैं। मिस्टर राठौर बोले, अरे नहीं नहीं, हम बस अभी नाश्ता करके ही निकले हैं। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन राज सबसे नजरें चुरा रहा था। तभी राधा जी उनसे नेहा के बारे में पूछती हैं, अरे आप दोनों अकेले क्यों आए? नेहा को भी साथ लाते। अरे राधा, तुम भूल गई कि नेहा अपनी पढ़ाई के लिए लंदन गई है। अविनाश जी ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा। तो राधा जी बोली, अरे हाँ, कैसी चल रही है उसकी पढ़ाई? मिस्टर राठौर बोले, बहुत अच्छी। पर क्या बताए, पूरा दिन उसी में लगी रहती है। बात करने का भी टाइम नहीं रहता है उसके पास। राज भी जानना चाहता था कि नेहा कहाँ है और कैसी है, मगर अब उसमें हिम्मत नहीं बची थी, तो वो उठकर बाहर की तरफ जाने लगा। अरे अंकल आंटी, आप अकेले आए हो? नेहा दीदी नहीं आई? वो लंदन से कब वापस आ रही है? साक्षी ने उत्सुक होकर पूछा। अरे बेटा, वो मिस्टर राठौर कुछ कहने ही वाले थे कि तभी सबके कानों में नेहा की आवाज सुनाई दी। अरे मम्मा पापा, आप लोग ये गिफ्ट्स तो घर पर ही भूल कर आ गए। नेहा अपने हाथों में गिफ्ट्स पकड़े ये बोलते हुए बहुत जल्दी जल्दी में घर के अंदर की तरफ आ रही थी। उसका पूरा ध्यान गिफ्ट्स को संभालने की तरफ था और इसी चक्कर में वो सामने से आ रहे राज से टकरा गई। राज भी हड़बड़ी में था, तो उसका भी ध्यान नहीं रहा और दोनों की टक्कर हो गई। नेहा बस गिरने ही वाली थी, राज ने उसे संभाल लिया। नेहा राज की बाहों में थी। दोनों आज पूरे 4 साल बाद एक दूसरे को देख रहे थे, वो भी इतने करीब से। राज हड़बड़ी में घर से बाहर की तरफ जा रहा था और तभी नेहा भी जल्दी जल्दी में हाथ में गिफ्ट्स लिए घर के अंदर आ रही थी और इसी हड़बड़ी में दोनों के बीच टक्कर हो गई। नेहा गिरने ही वाली थी कि राज ने उसे संभाल लिया। वो दोनों ही कहीं खोए हुए से बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। पूरे 4 साल बाद मुलाकात हुई थी इनकी, लेकिन इनके इस प्यारे से पल को तोड़ते हुए आरव ने राज को टोका। अब छोड़ भी दे भाई, कब तक उसको ऐसे पकड़े रखने का इरादा है? आरव की आवाज सुनकर
राज ने हड़बड़ाकर नेहा को यूं ही छोड़ दिया। नेहा अभी ठीक से खड़ी नहीं थी, तो राज के अचानक से छोड़ देने से वो सीधा नीचे गिर गई। साक्षी की हंसी छूट गई और फिर भागते हुए नेहा के पास गई और उसकी हेल्प करने लगी, और आरव ने तो अपने सर पर हाथ रख दिया। राज की हरकत देखकर राधा जी और अविनाश जी एक साथ बोले, अरे बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? नेहा खड़ी हुई और राज को डांटते हुए उसके कंधे पर जोर से अपना हाथ मारा। ऐसे क्यों छोड़ दिया मुझे? पागल हो क्या? अभी मेरे हाथ पैर टूट जाते तो। पर टूटे तो नहीं ना, वो गलती से हो गया। राज इधर उधर देखते हुए बोला, हाँ, पहले छोड़ दो और फिर बोल दो कि गलती हो गई, लेकिन सामने वो इंसान कितना दर्द में जी रहा होगा, उसकी तो कभी तुम्हें परवाह हुई ही नहीं। बोलते हुए नेहा की आंखों में आंसू आ गए थे। नेहा के मुंह से ये सुनकर राज उसकी आंखों में देखने लगा। उसे उसका दर्द समझ आ रहा था कि वो कितनी तकलीफ में है। वो इस हादसे की आड़ में शायद कुछ और कहना चाह रही थी। राज के साथ आरव भी उसकी बातों को समझ रहा था, लेकिन सबके सामने वो कुछ नहीं कह सकता था। आरव समझ रहा था कि राज भी नेहा को देखकर इमोशनल हो रहा था, तो उसने सबका ध्यान हटाने के लिए दूसरी बात छेड़ दी। तुम लंदन से कब आई नेहा? हमें बताया नहीं। राधा जी बोली, हाँ, और भाभी आपने भी नहीं बताया। और इसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए थे आप लोग? मिस्टर राठौर बोले, अरे बस 3 दिन पहले ही आई है, यही तो बताने जा रहे थे हम आपको। और तभी ये खुद ही यहाँ आ गई। तो नेहा बोली, हाँ, वो आंटी, मैं तैयार हो रही थी, इसलिए मैंने ही पापा से कहा कि आप लोग जाओ, मैं आती हूँ। वैसे भी हमारा घर कौन सा दूर है। अविनाश जी बोले, अच्छा किया, अब चलो साथ में नाश्ता करते हैं। तभी नेहा की नज़र पिया पर पड़ती है, जो सबको देखकर मुस्कुरा रही थी। अंकल, ये कौन है? उसने पिया की तरफ देखते हुए पूछा। अरे, इन सब बातों में सबसे खास बात बताना तो भूल ही गए। हम राधा जी ने अविनाश जी से कहा। अविनाश जी पिया के पास गए और उसे आगे लेकर आए। ये है हमारे घर की शान, हमारी बहू और आरब की वाइफ पिया। पिया ने आगे बढ़कर मिस्टर एंड मिसेस राठौर के पैर छुए और नेहा को हेलो कहा। मिसेस एंड मिस्टर राठौर बोले, बहुत प्यारी हो, हमेशा खुश रहो। नेहा ने पिया को गले लगाया। क्या बात है आरब, तुमने सच ही कहा था, तुम्हारी वाइफ दुनिया की सबसे सुंदर लड़की होगी। सब लोग नेहा की बात सुनकर मुस्कुराने लगे, लेकिन अचानक से नेहा को कुछ याद आया। एक मिनट, क्या नाम बताया? रिया। लेकिन तुम्हारे मैसेज में तो आरब समझ गया कि नेहा क्या बोलने वाली है, तो उसने उसे चुप रहने का इशारा किया और बीच में ही बात काटते हुए बोला, अरे क्या तुम भी आते ही शुरू हो गई? बैठने तो दे सबको। मम्मी पापा, आप सब नाश्ता कीजिए, हम सब गार्डन में जाके बैठते हैं। अविनाश जी ने हमें सर हिलाया, तो आरव, नेहा, पिया, साक्षी और राज गार्डन में आ गए। क्या हुआ? तुमने मुझे ऐसे रोक क्यों दिया अंदर? नेहा ने आरव से पूछा। तब आरव ने नेहा को शुरू से लेकर सारी बातें बता दी। नेहा तो सब कुछ सुनकर शॉक्ड हो गई। यहाँ पर इतना कुछ हो गया और मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे सब बताना जरूरी नहीं समझा। हाँ, जैसे तुमने अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में आना जरूरी नहीं समझा। आरव नाराज होते हुए बोला, अरे मैं आना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी शादी के दिन मेरे एग्जाम थे, इसलिए मैं चाहकर भी नहीं आ पाई यार, माफ कर दे। नेहा ने कान पकड़ते हुए कहा, तो आरव ने भी उसे माफ किया। ठीक है, लेकिन पिया के बारे में अपने मम्मी पापा को मत बताना। मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी के बारे में सब जाने। इतना बोलते हुए आरव वहां से चला गया। नेहा को आरव का ये बर्ताव कुछ समझ नहीं आया, तो उसने साक्षी की तरफ देखा। साक्षी ने नेहा को सब बताया कि किस तरह आरव इस बात से नाराज था और पिया को पसंद नहीं करता है। ये सब जानकर नेहा पिया के पास गई। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा विश्वास करो, आरव ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। एक बार सब समझ गया तो तुम्हें रानी बनाकर रखेगा, देखना। मैं जानती हूँ, मैंने देखा है, वो सबका ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे हैं, और शायद एक दिन वो इस शादी को भी अपना लेंगे। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी राधा जी ने साक्षी को अंदर बुलाया, तो वो पिया को भी अपने साथ ले गई। नेहा दीदी, आप राज भाई से बात करो, हम अभी आए। अरे रुको, मैं। लेकिन साक्षी नेहा की बात सुने बिना ही पिया के साथ अंदर चली गई। अब गार्डन में राज और नेहा अकेले ही थे। राज ने हिम्मत करके नेहा से पूछा,
कैसी हो? नेहा थोड़ी देर चुप रही और फिर खुद को शांत करते हुए धीरे से जवाब दिया, ठीक हूँ, और तुम? मैं भी। राज कुछ कहने ही वाला था, लेकिन नेहा बोली, मैं अभी आई, बोलकर सीधा वो अंदर चली गई। राज उसको ऐसे जाते हुए देख सोचने लगा, क्या ये मुझे इग्नोर कर रही है सीरियसली? और फिर अगले ही पल खुद के सर पर हाथ मारते हुए बोला, अबे गधे, तूने काम ही ऐसा किया है तो इग्नोर ही करेगी ना, फूलों की माला थोड़ी पहनाएगी। क्या बड़बड़ कर रहा है? पीछे से आते हुए आरव ने पूछा, जो कब से उसे देख रहा था। तो राज बोला, क्या? कुछ भी तो नहीं। आरव बोला, हाँ वो सुना मैंने, अब तेरा हो गया हो तो बताएगा कि नेहा से क्या बात की। तो राज बोला, मेरी बड़बड़ सुन सकता है तो क्या हमारी बातें नहीं सुनी जो मुझसे पूछ रहा है? तो आरव बोला, नहीं सुनी, मैं ऐसे किसी की प्राइवेट बातें नहीं सुनता। अच्छा, जब दूसरों की जासूसी करवाता है तब उनकी प्राइवेसी नहीं दिखाई देती तुझे? बड़ा आया। आरव उसे घूर कर देखने लगा। तो राज ने बोला, कैसे हो? ठीक हो तुम? मैं बस अभी आई। राज एकदम वैसे ही अंदाज में बोला जैसे नेहा और उसके बीच बात हुई थी। तो आरव गौर से उसे देखने लगा और फिर बोला, बस इतना ही? हाँ यार, तभी पिया, साक्षी और नेहा वापस गार्डन में आते हैं। भाई, पापा ने कहा है कि अभी आप हम सबको घुमाने ले जा रहे हो। वो और अंकल आंटी यहीं घर पर रहेंगे, लेकिन फिर रात को सब लोग साथ में डिनर पर जाने वाले हैं। तो राज बोला, बड़े पापा ने कहा है कि तूने उनसे बुलवाया है। तो राज भी बोला, अच्छे से जानती है ना कि मैं पापा की बात नहीं टाल सकता। आई बड़ी पापा की चमची। सब लोग आरव की बात सुनकर हंसने लगे। तो साक्षी ने मुंह बनाते हुए कहा, चलो ना भाई प्लीज, यहाँ घूमने ही तो आए हैं। तो आरव बोला, ठीक है, थोड़ी देर बाद निकलते हैं, सब तैयार रहना। नेहा बोली, वो मैं नहीं आ सकती, मुझे कुछ। साक्षी तुरंत बोली, कोई बहाना नहीं चलेगा नेहा दीदी, आपको कुछ काम नहीं है? मुझे पता है, मैंने आंटी से पूछ लिया है, तो इसलिए आप आ रहे हो हमारे साथ। नेहा बोली, अरे पर। पिया बोली, चलो ना नेहा प्लीज, हम सबको अच्छा लगेगा। आरव भी बोला, पिया सही कह रही है, तुम आ रही हो ठीक है। राज कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन कहीं न कहीं वो भी चाहता था कि नेहा उनके साथ आए। नेहा एक बार राज की तरफ देखती है और फिर हाँ कह देती है। सब लोग सोच ही रहे थे कि कहाँ जाए, तभी नेहा के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। वो स्क्रीन पे नाम देखती हैं, रिया। रिया का कॉल है। कौन? वो अपने कॉलेज वाली तेरी दोस्त रिया चौधरी। आरव कुछ याद करते हुए बोला, हाँ हाँ वही मेरी दोस्त और तेरी दीवानी। नेहा ने हंसते हुए आरव को कहा। उसकी बात सुनकर राज और आरव भी हंसने लगे, लेकिन पिया का चेहरा उतर गया। रुको एक मिनट, मैं बात करती हूँ, इतना कहकर नेहा ने कॉल उठाया और थोड़ा साइड में जाकर बात करने लगी।